सी बात होती है। कुछ लम्हों के लिए कोरा हवा में तैरने लगी। एबल उसकी तरफ भागता है। कोरा घिर जाती है। उसे विश्वास हो चुका था। वो एबल से कहती है कि मैंने एक अदृश्य शक्ति को महसूस किया, अब मैं सब समझ गई। इसका मतलब कि मैं अपने बेटे को वापस पा सकती हूँ। खैर दिन गुजरते हैं। अगला पड़ाव है बुलावे का। ये दोनों सर्कल में बैठकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और अचानक घर हिलने लगा। मोमबत्तियां बुझ जाती है और एक ही पल में सूरज की रोशनी अंधेरे में बदल गई। इस बार कोरा घबरा जाती है क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि ये लोग उस दुनिया का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं जो एक जिंदा इंसान के लिए ठीक नहीं। कुछ देर बाद फिर से रोशनी हो जाती है। हमें कोरा का एक्स बॉयफ्रेंड वेट दिखाया जाता है, जिसे ये साफ साफ कहा गया था पुलिस की तरफ से कि वो कोरा से नहीं मिल सकता, मगर वो फिर भी आता है। जब वो कोरा को एबल के साथ देखता है तो उसे यही शक होने लगा कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। खैर वो ठहरा नशेड़ी, उसे तो बस नशे की पड़ी थी, इसलिए वो एबल के वॉलेट से पैसे ले जाता है और जाते जाते कोरा को कड़वी बातें सुनाता है कि तुम दुनिया की सबसे खराब माँ हो जो अपने बच्चे की रक्षा भी न कर सकी। कोरा वेट के बर्ताव के लिए एबल से माफी मांगती है। एबल बताता है कि उनका अगला कदम गरीब यानी कि गम है और ये सबसे ज्यादा दर्दनाक होगा, मगर कोरा इसके लिए तैयार थी, इसलिए ये प्रोसेस को शुरू करते हैं, जिससे कोरा अपनी यादों में चली जाती है। जिस दिन वो नशे में थी उसका बेटा आया कि उसे बाहर जाना है। कोरा नशे में थी इसलिए वो उसे कुछ कहती ही नहीं। वो बच्चा घर से निकल जाता है। कोरा अपने इस विजन में देखती है कि एक वैन वाला उसे किडनैप करके ले गया और कोरा उसे बचा नहीं पाती। तभी हम उसके पीछे काले साए को देखते हैं जो उसके अंदर भरे गुस्से और गम की परछाई है। ये परछाई उसे उस जगह ले जाती है जहाँ उस किडनैपर ने नोआ को रखा था। अपने बेटे को इस हालत में देखकर वो खुद को रोक नहीं पाती, मगर तभी एक खौफनाक एंटिटी उसे पकड़ लेती है और कहती है कि अगर वो अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती है तो उसे खुद पर काबू रखना होगा। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पुलिस स्टेशन में कोरा ये सब कुछ अपनी बहन को बता रही थी, मगर एलिसन को इस सब पर यकीन कर पाना मुश्किल था। वो कहती है कि शायद तुमने पी रखी है इसलिए तुम ये सब हेल्यूसिनेट कर रही हो। कोरा कहती है कि नहीं, उस रिचुअल की वजह से मैं ये जान पाई कि मेरे बेटे के गायब हो जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ। वो एलिसन पर चिल्लाकर कहती है कि उसे इस केस के बारे में ज्यादा जानकारी है, जबकि ये क्राइम सॉल्व करना और मेरे बेटे को ढूंढना ये काम पुलिस का है। बाद में डेप्यूटी एलिसन को एबल की बेटी की तस्वीर दिखाती है और ये जानकारी कि ये बात हकीकत है कि एबल की बेटी जिंदा है और वो अपनी माँ के साथ बोस्टन में रहती है, मगर उसका नाम अब वो नहीं। 2 दिन पहले का समय दिखाया जाता है। रिचुअल का आखिरी दिन आ चुका था। एबल कोरा से कहता है कि आज वो सौदा करने वाले हैं। वो उसे ये नहीं बताता कि किस चीज का सौदा, मगर इस बात पर बहुत जोर देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे सर्कल से बाहर नहीं निकलना। अगर रूल्स तोड़े तो सब बर्बाद हो जाएगा। रिचुअल शुरू होता है। ये दोनों सर्कल के अंदर जाते हैं और आज एबल को चेन से बांधा जाना था। थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है जैसे एबल को किसी एंटिटी ने पोसेस कर लिया हो और उसके मुंह से अजीब तरह की चीजें बाहर आने लगी, जिसमें हड्डियां, बाल और खून शामिल था। कोरा डर से चिल्लाती है और सर्कल को छोड़कर घर से बाहर भाग जाती है। कुछ देर बाद वो घर वापस आई। एबल बेजान जमीन पर पड़ा था। वो अचानक आंखें खोलता है और कोरा पर हमला कर देता है। कहता है कि तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया, मगर तभी कोई चीज उसे अंधेरे में खींच लेती है, जिसके बाद कोरा के पास भी वो एंटिटी आई और उसे वो रिचुअल पूरा करने को कहती है, वरना वो अपने बेटे को भूल जाए। अगले पड़ाव में वो एक बकरी लेती है और उसे कमरे में बंद कर देती है। कोरा को बस उसकी आवाज ही आई, जिसके बाद वो रिचुअल पूरा करने कमरे में जाती है और अगले ही लम्हे वो खुद को एक खेत में पाती है जहाँ एबल उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे मांस खाने को कहता है और ग्लास में खून था। वो भी कोरा को पीना था, जिसके बाद वो नोआ से मिल पाएगी, मगर कोरा ये सब करते हुए हिचकिचा रही थी, जिस पर एबल गुस्से से पागल हो रहा था। वो ये रिवील करता है कि दरअसल उसे एक दूसरा शरीर चाहिए था जिसे वो एंटिटी पोसेस कर सके, और ऐसा होते ही एबल का रिचुअल पूरा हो जाता। वो अपनी बेटी से मिल पाता, जिसके लिए वो अब तक कोरा को इस्तेमाल कर रहा था, मगर ये मुमकिन नहीं था क्योंकि अब एबल मर चुका है। हम कोरा को वापस घर पर देखते हैं। कोरा ने रिचुअल खराब कर दिया और एबल गायब है। तभी वो एंटिटी कोरा के पास आकर कहती है कि मुझे एक शरीर चाहिए जिसमें मैं रह सकूं। हुक्म नहीं माना तो तुम्हारा बेटा हद से ज्यादा तकलीफ में होगा। बेचारी कोरा अपने बेटे को बचाने के लिए अब कुछ भी करने को तैयार थी, इसलिए वो वेट को कॉल करके घर बुलाती है। ये कहकर के वो उसके साथ होना चाहती है। जब वेट वहाँ आता है तो कोरा उसे उस शैतान के आगे पेश कर देती है, मगर उस शैतान को इस बात से गुस्सा आया क्योंकि वेट का शरीर पवित्र नहीं था, उसे रिचुअल के पड़ाव से गुजरना था। अब वो शैतान कोरा के पीछे है। वो अपनी जिंदगी की भीख मांगती है और पागलों की तरह इधर उधर भागती है। तो दोस्तों ये वही सीन है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसमें कोरा पुलिस को कॉल करती है। अब कहानी आती है प्रेजेंट में। कोरा जेल में है और एलिसन कहती है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती उसे जेल में ही रहना होगा। कोरा बहुत घबराई हुई है। वो कहती है कि वो शैतान मेरे पीछे है, नोआ की जिंदगी के बदले वो मेरी जिंदगी लेने आएगा, मुझे अकेला मत छोड़ो। मगर एलिसन को उसकी बातों पर यकीन नहीं था क्योंकि उसे तो यही लगता था कि यहाँ जेल में ये सुरक्षित रहेगी। उसे अभी भी लग रहा था कोरा नशे में है। कोरा जानती थी कि उसका समय आ चुका है। लाइट फ्लिकर करती है और हवा में एक आवाज गूंजती है। रिचुअल पूरा हुआ और शैतान कोरा की आत्मा को अपने साथ ले गया। उधर एलिसन जब एक बार फिर से घर की तलाशी ले रही थी तो उसे नोआ के कमरे से आवाज आती है। जब वो अलमारी खोलती है तो उसे नोआ मिलता है, बिल्कुल वैसे ही हालत में जैसे वो 7 साल पहले गायब हुआ था। एलिसन के चेहरे पर हैरानी के सिवा कुछ नहीं।